नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 200 दिन से भी ज्यादा की सजा काटकर आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को जमानत दे दी। वो रिहा होकर अपने घर पहुंच गए हैं। इस दौरान जिस तरह की भी तकलीफों का सामना उनके परिवार को करना पड़ा, उनको खुद को करना पड़ा, खासकर इस बात के मद्देनजर कि अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरीके से जो उनका भाषण था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया हुआ, जिसमें उसमें किसी भी तरीके से हिंसा या नफरत फैलाने की कोई गुंजाइश या कोई बात नहीं देखी, अदालत का ये कहना है। और इसके अलावा बल्कि बाकायदा जो जो राष्ट्रीय एकता है उसका एक मैसेज दिया गया इस पूरे भाषण के जरिए। और कोर्ट ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है रासुका जो है उसको भी ड्रॉप कर दिया, उनके खिलाफ जो लगाया गया था। हमारे साथ खुद कफील खान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर कफील खान, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि आखिरकार आप एक आज़ाद इंसान बन गए, अब आप रिहा हो गए हैं, कम से कम आपको जमानत मिल गई है। आप किस तरह से अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कफील खान? बहुत टूटा हुआ इस बार फील कर रहा हूँ मैम, क्योंकि इस बार जो मेंटल हैरेसमेंट के साथ साथ फिजिकल बहुत टॉर्चर किया और कई बार जो है भूखा रखा 4-4 5-5 दिनों तक। 2 रोटी कुत्ते की तरह थमा दी जाती थी। और एसटीएफ ने तो बकायदा मुझे इस तरह से टॉर्चर किया कि तुमने कोई ऐसा ड्रग्स बनाया है, पाउडर बनाया है जिससे लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तुम जापान गए थे सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा ये पाकिस्तान क्यों नहीं बता दिया? अरे मेरा पासपोर्ट जो है जुडिशरी के पास है, मैं इंडिया के बाहर जा ही नहीं सकता, तो कैसे मैं जापान चला जाऊंगा? और मैं कौन सा पाउडर बना दूंगा? मैं डॉक्टर हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं कौन सा पाउडर बना दूंगा जिससे मिलियंस मर जाएंगे? तुम सरकार गिराना चाहते हो, हमने फोन में तुम्हें टैप किया हुआ। मैंने कहा एक भी अगर आप रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। तो दीज आर द बेसलेस एलिगेशंस एंड दे इंट्रोगेटेड मी कंटिन्यूअसली फॉर 48 आवर्स। एक ऑफिसर आता था, उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता था, और दे लास्ट टाइम दे डिडंट टच मी आफ्टर बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी। उन्होंने कभी मुझे फिजिकली नहीं टच किया था, पर इस बार मुझे फिजिकली बहुत टॉर्चर किया, मारा भी। और मतलब भूख से तड़पाया ऐसा कि अतड़ियां जो है मेरी इंटेस्टाइन, समटाइम इट वाज क्रैम्पिंग लाइक एनीथिंग। आई वाज कि कुछ भी खाने को मिल जाए, बस मिल जाए। दिस टाइम व्हेन आई कफील खान, आपके लिए मैं वही कहना चाहती थी कि जेल आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप पहले भी होकर आए हैं, लेकिन इस बार आपको लगता है कि इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म क्यों किया गया? क्या लगता है आपको? क्या बोलते थे पुलिस अधिकारी? बस यही बात बोलते थे कि तुम बीआरडी को भूल जाओ और उन 70 बच्चों के मौत के बारे में बात ना करो। अल्टीमेटली तुम अगर वो हर जहां जाते हो क्यों बोलते हो तुम? तो मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द रीजन था कि मैं आरफा साहब, आप याद है कि आपने मेरे साथ एक ओखला में मीटिंग की थी, उस वक्त भी मैंने वही 70 बच्चों की बात की थी, जब हम और कन्हैया भी थे उस वक्त। तो मैंने उन 70 बच्चों की बात की थी। मैं जहां भी जाता हूँ, व्हेनेवर आई गो, आई आस्क अबाउट दोस्त। If a high court is saying that Dr. Kafil is not a murderer, if an internal inquiry committee principal secretary is saying Dr. Kafil is not a murderer, somebody has killed those 70 kids. तो क्वेश्चन पूछना आजकल गुनाह हो गया है। डेमोक्रेसी का हाल का ये हो गया है कि आज जो है सुशांत राजपूत पे 3 महीने तक सब कुछ चलाया जा सकता है, लेकिन इस पे नहीं चलाया जा सकता है कि माइग्रेंट जो है मारे जा रहे हैं। कोरोना वायरस में हम जो है दुनिया में 2nd नंबर पे आने जा रहे हैं। ब्राजील को भी हम जो है पिछाड़ देने वाले हैं। मैंने जेल से एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा था 19 मार्च को ही, लॉकडाउन से पहले ही, और मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि भारत में की पॉपुलेशन ऐसी है कि उस हिसाब से, और मैं पूरे इंडिया के में टूर से अपने अनुभव से मुझे ये लगता है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक नहीं पाएंगे। इट इज इमिनेंट टू इंटर इनटू द स्टेज 3। तो हमें अभी से पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और शायद उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। आज हालत ये है कि 30 से 40 लाख केस हो चुके हैं और 60 से 65 हजार लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। एक मौत भी बहुत दर्दनाक होती है, और किसी की फैमिली में जब कोई मरता है तो वही महसूस कर सकता है। तो लोग आज अपने मन की बात करते हैं। लोग आज बात करते हैं जो है कि यहाँ पे मैंने 500 रुपए किसी के खाते में डाल दिए, 5 किलो चावल दे दिया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि 500 रुपए से
पूरे साल नहीं चलता है और 5 किलो चावल से पूरा घर नहीं खा सकता है। नहीं, कफील खान ये बताइए कि यानी कि ये पूरा मामला आपकी अलीगढ़ की स्पीच से जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको कह रहे हैं कि आप अस्पताल का मामला भूल जाइए, आप अस्पताल को जो है वो अगर अलग कर देंगे, तो क्या ये माना जाए कि ये बदले की कार्रवाई के तौर पर किया गया और आपके भाषण को सिर्फ एक बहाना बनाया गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। आपको याद होगा कि जब मुझे बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी से अभी सितंबर अक्टूबर में जब क्लीन चिट मिल गई थी, तो इन्होंने एक नई इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने ये कहा कि बहराइच के एक हॉस्पिटल में मैंने जाके जबरदस्ती बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश की और ये एलिगेशन लगा के एक नई इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। वो इंक्वायरी भी 23 जनवरी को खत्म हो गई और जब उसमें भी मुझे क्लीन चिट मिल गई, तो अब उस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं तो आप ये सोचिए कि मैंने 12 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में एक स्पीच दी है और मुझे गिरफ्तार किया जाता है 29 जनवरी 2020 को, यानी 2 महीने के बाद उनको याद आता है कि इनको गिरफ्तार कर लो। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को दूसरी दूसरी इंक्वायरी बैठाई थी, उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। तो अब ये कैसे फंसाते, इसी वजह से जब मुझे बेल मिल गई 10 फरवरी को, जब मुझे उस जो हेटेड स्पीच कहते हैं, भड़काऊ भाषण की बात करते हैं, वो उसमें भी जब जब जज ने मान लिया कि भड़काऊ भाषण नहीं था, उसमें बेल दे दी, तो इन्होंने मुझे 4 दिन तक इलीगली डिटेन किया और मुझ पे एनएसए लगाया। और आपने शायद मैं सबसे उम्मीद नहीं करता हूं कि 45 पन्नों का ये इतना बड़ा जो है जजमेंट पढ़े, लेकिन इस जजमेंट के पहले पन्ने पे ही ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर ने लिखा हुआ है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन towards Dr. Kafil and his family is continued since 2017 after the BRD oxygen tragedy. And Judge has mentioned clearly that not an iota of any speech has been about hatred and violence. He has talked about unity, he has talked about integrity, he has talked about education, population, health, and unemployment. So, and in the last he has written that DM has selectively cut the speeches into parts. छोटे छोटे पार्ट में जो स्पीच मेरी जो 25 मिनट की स्पीच थी, उसको 1 मिनट में बना के और उसको ऐसा जंबल करके दिखाया गया कि मैंने लोगों को धार्मिक उन्माद बनाया है। मैंने साफ साफ उस स्पीच में कहा है डॉक्टर, तो क्या आपको लगता है कि आपकी एक तरह से नैतिक जीत हुई? इतनी तकलीफें परेशानियां आपने, आपके परिवार ने जरूर सही, और खासकर एक ऐसी महामारी के दौर में आप डॉक्टर हैं, आपको तमाम खतरे पता थे कि वायरस जो है वो किस तरह से, खासकर जेलों में हमने देखा है कि काफी जो कैदी हैं उनको कोरोना वायरस हो रहा है। तो इस पूरी तकलीफ के दौर में क्या आपको लगता है कि अब आखिरकार 200 दिन से ज्यादा आप जेल में रहे, लेकिन आपकी एक नैतिक जीत हुई है, खासकर जिस तरह से कोर्ट का जजमेंट सामने आ रहा है? जीत तो मेरी नहीं हुई है, जीत तो पूरी 138 करोड़ भारतवासियों की हुई है, पूरे देशवासियों की हुई है। जिन लोगों ने, मैं तो जेल में था, मुझे पता नहीं था, अभी जब बाहर आया हूँ तो भाई लोगों ने बताया कि ट्विटर पे 12-12 लाख ट्वीट हो जाते थे और लोगों ने सोशल मीडिया पे मेरे लिए बहुत कुछ उठाया है। आपने भी उठाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं एक बात बता दूं कि मेरी 65 साल की बूढ़ी माँ, मेरी 65 साल की, जब ये प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि बूढ़े लोग जो हैं घर में रहें, बाहर नहीं निकले, उनको कोरोना होने का ज्यादा चांसेस रहता है और मोर्टेलिटी उनमें ज्यादा है, लेकिन मेरी 65 साल की बूढ़ी माँ अलीगढ़ के लोअर कोर्ट से लेके इलाहाबाद तक जाती है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाती है, वकीलों के पैर पकड़ती है, आंसू से रोती है। 65 साल की बूढ़ी माँ, मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों को साथ लेके रगड़ती है, इससे मतलब सड़कों पे जाती है, कड़ी धूप में, गर्मी में। मेरे भाई अपना बिजनेस बर्बाद करके घूमते हैं। तो इट्स नॉट ओनली मी, द होल फैमिली हैज सफर्ड अ लॉट। तो जीत तो शायद सुकून थोड़ा मिलता है, बट आई विल टेल यू, बीआरडी के बाद मैं थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहा था, पर इस बार जब मैं जेल से आया हूँ तो बहुत ट्रोमेटाइज महसूस कर रहा हूँ। आप मेरी शक्ल देख लो, इस तरह से हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, और आपको अगर मैं दिखा दूं, मेरे बदन जो हैं इस तरह से हो गए हैं जैसे किसी कुपोषण के होते हैं। मैं माल न्यूट्रिशन के बच्चों को ठीक करता था
और जेल में इस तरह से पतली दाल और उन कच्ची रोटियों को खा के जिंदगी ने घर से मिलने में किसी को नहीं दिया जाता था। 8 महीने कैसे बीते हैं, 7.5 महीने। तो इस दफा शायद उन्होंने मुझे जेल का एहसास करा दिया। बहुत अफसोस की बात है, और वाकई मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे पूरे दिल के साथ कि मैं खुद आपसे माफी मांगती हूँ एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, और मुझे मालूम है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि एक बिल्कुल निर्दोष आदमी को किस तरह से, सिर्फ इसलिए कि आपके जो राजनीतिक विचार हैं वो उनसे मेल नहीं खाते, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा, आपके परिवार को बहुत बहुत मुझे तकलीफ है इस बात की, मैं आपसे माफी भी चाहती हूँ। लेकिन एक मन में बार बार सवाल ये आता है। जी कपिल साहब, एक बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने शायद उस स्पीच में, जब आपने, मुझे याद है, उखला में कहा था कि अगर हम बोलेंगे नहीं, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी और किसी ना किसी को तो आवाज उठानी होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सिर्फ मन की बात नहीं करनी है, रियल इशू पे बात करनी है। और जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म एक तरह से कर दी गई है, एजेंसियों को अपने कब्जे में कर लिया गया है। अब आप ये देख लीजिए कि कल की ये हालत थी कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर जो है, सुप्रिंटेंडेंट मथुरा का ये बात नहीं मान रहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। कल भी ये कोशिश की जा रही थी कि मुझे छोड़ा ना जाए। आपको पता है मुझे कितने बजे रात में छोड़ा गया? 12 बजे रात में, जब मेरे भाई लोग जो हैं जाके अलीगढ़ में जाके धरने पे बैठ गए, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। वरना वो कह रहे थे कि डीएम का ऑर्डर आएगा तब मैं छोड़ूंगा। अरे चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया है, तुम उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हो। उसने कहा है इमीडिएटली रिलीज, और डीएम कह रहा है कि मेरे हाई कमांड जब कहेंगे तब मैं पेपर रिसीव करूंगा, वरना पेपर रिसीव ही नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन कफील खान ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर कफील खान डॉक्टर हैं, खामोश रहें, बस मरीजों का इलाज करें और चुपचाप हो जाएं। वो बोलते बहुत हैं, क्यों आपको लगता है कि कफील खान का बोलना इतना जरूरी है? क्योंकि क्या कहते हैं, किसी ने दिमाग में फितूर भर दिया कि इस जुल्म के दौर में जुबा खोले या कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। तो मुझे लगता है कि ये फितूर दिमाग में बढ़ गया है। और मैं असल में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी से पहले सिर्फ एक डॉक्टर था जो अपने बीवी बच्चों के साथ स्कूल, सुबह गया हॉस्पिटल गया, शाम को वापस आया, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कौन है योगी जी, कौन है मोदी जी, कौन है जो है नफरत इंसान से इंसान को डिवाइड करता है, क्यों लोगों, गरीब लोग जो हैं झोपड़ झपट्टियों में मर जाते हैं तो किसी को एहसास ही नहीं होता। वो एहसास हुआ शायद बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद। और वो एहसास हुआ कि जब मैं एक अच्छा बड़े जमींदार फैमिली से होके, पढ़े लिखे फैमिली से होके, एक एमडी पीडियाट्रिक्स होके इस तरह से कुचला जा सकता हूँ, तो एक नॉर्मल, एक गरीब बेचारा जो होता होगा उसको किस मुसीबत से जूझना पड़ता होगा। तो शायद वो कीड़ा दिमाग में घुस गया है और ये एहसास होने लगा है कि समटाइम्स सिस्टम इज सो रॉटन दैट यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट। नहीं तो कफील खान, क्या आप बोलते रहेंगे अभी भी? इतनी तकलीफें उठाने के बाद, इतनी सजाएं मिलने के बाद, क्या अभी भी बोलेंगे आप? डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। बोलना तो पड़ेगा ही। बोल, आई वोंट बेंड, आई वोंट बेंड। मैंने कहा ना कि हम जेल में रामायण देखते थे। जेल में 9 बजे से 10 बजे तक एक रूटीन था कि सब लोग रामायण देखते थे और बहुत आराम भक्ति भाव से देखते थे। और उसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा एक बात श्री रामचंद्र जी से, जब उन्होंने धनुष बाण उठा लिया था अपने ही बच्चों के खिलाफ, कि राजा का धर्म जो होता है राजधर्म होता है, राजहट नहीं होता है। पर हमारा राजा तो बाल हट कर रहा है। एक 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 किंग जो होता है, एक उसको पूरी प्रजा को देखना होता है। वो एक डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आप बात समझ नहीं है। वो तो एक सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं जेल में भी जाता हूं या मैं जहां भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता हूं, जिस तरह से लोगों की आवाजों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, उसको खिलाफ लोगों को बोलना आगे आना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मुनव्वर राना साहब ने कहा है ना कि इस दहशत गर्द हमें दुश्मन जहां कहते हैं, हम इस मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं, है कि नहीं? फिर भी हमें दुश्मन जहां कहते हैं। अगर 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 हुक्म नहीं चलता तुम्हारा इन पर, तो सुन ले हुक्मरां,
हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बहुत तो ख्याल बोलना रखेंगे पड़ेगा, और हमें लगता है कि बिल्कुल और एहतियात के साथ रहेंगे, बहुत अपना आप भी ख्याल बोलती है रखेंगे। आप मैं जान वायर 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 द वायर कितना लिखता है और सच्चाई लिखता है। कहते हैं ट्रूथ जर्नलिज्म जो है, अगर कुछ बचा हुआ है तो शायद जो है प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया से मतलब टीवी से उठ के अब जो है डिजिटल मीडिया में चला गया है। द वायर जो है वो एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। जब आप कर सकती हैं तो हमें भी आपको थोड़ा आपका साथ देना चाहिए, है कि नहीं? ये सोच क्या के आप शायद बोलता बहुत रहूंगा। आप बहुत कीमती हैं डॉक्टर कफील खान, अपना ख्याल रखिए। आप बहुत बहुत उम्मीद हम ये करते हैं कि अब आप अपने परिवार के साथ, मैं जानती हूँ कि अभी आपको 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं अभी आपको जेल से बाहर आए हुए। उम्मीद मैं करती हूँ कि अपने परिवार के साथ आप वापस लौटेंगे और अब के बाद सुकून की अच्छी बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि अपनी जो नागरिक का एक फर्ज है वो आप निभाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत जरूरत है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप जैसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनका इलाज करें। शुक्रिया आपका। थैंक यू आरफा, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।